मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष हिंदी गद्य का उद्भव और विकास पर आधारित चर्चा आज हम लोग करेंगे कि हिंदी गद्य का जो उद्भव है वह कब और कहां से इसकी शुरुआत हुई, यानी कि आरंभ प्रारंभ, और इसका विकास में किस तरह से अनगिनत साहित्यकार, लेखक, कवि, कवयित्री आदि ने इसके आधार को आगे बढ़ाया। गद्य गद्य का उद्भव और विकास। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि गद्य कहते किसको है, गद्य से हमारा क्या तात्पर्य है, गद्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। गद्य का अर्थ होता है बोलना या कहना, यानी कि अपनी किसी बात को अपनी किसी भावनाओं को, विचारों को या आधार को हम किस रूप में प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम हम अभिव्यक्ति के रूप में अपनी बात को रखते हुए दिखाई देते हैं। सशक्त माध्यम, यानी कि किसके द्वारा विचार विनिमय हम किसके द्वारा करते हैं, कोई ना कोई माध्यम तो हमारे पास होता है, तभी हम किसी से बात कर सकते हैं, तभी हम अपने विचारों का जो आदान प्रदान कर सकते हैं या उसका स्वरूप आप तक पहुंचा सकते हैं। तो भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भाषा वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा जीवन के यथार्थ को सहजता से समझाया और उसका चित्रण किया जा सकता है। यानी कि गद्य में हम देखते हैं अनगिनत विधाएं हैं जिनके द्वारा साहित्यकार अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है, पर वह बिना माध्यम के वह अभिव्यक्ति व्यक्त नहीं हो सकती। आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से गद्य का जो रूप है और स्वरूप है उसमें किस तरह से विकास का जो आधार इन साहित्यकारों ने प्रस्तुत किया। गद्य का विकास अनेक रूपों में होने लगा। सर्वप्रथम हम देखते हैं गद्य का जो आरंभ हुआ वह कहीं ना कहीं ग्रंथ, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, कहानी, उपन्यास के माध्यम से हम इसका रूप स्वरूप देख सकते हैं। गद्य अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का वह स्तर जिसे छोटे बड़े, शिक्षित अशिक्षित, स्त्री पुरुष सभी अपने दिनचर्या के व्यवहार में हर्ष और उल्लास या प्रेम, विषाद आदि भावों का इसमें चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं। गद्य में व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए निरंतर रूप स्वरूप प्रयोग करता हुआ दिखाई देता है। यह व्यापक समय तक विस्तृत रहा है, मतलब जो इसकी प्रक्रिया है वह बहुत हम कहें कि प्राचीन काल से लेकर अब तक इसमें अनगिनत विस्तृतता या व्यापकता को देखने का रूप हमें मिला है कि किस तरह से हम इनके आधारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। अगली स्लाइड में बेटा कि किस तरह से गद्य का जो आधार है, जो रूप है, वह बदलता हुआ प्रतीत होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। गद्य से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि व्यक्ति किस तरह की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। उसमें विचारों, उत्तेजकता या यथार्थ परकता का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल में हम देखते हैं दो कालों में विभक्त किया गया है, वैदिक काल और लौकिक काल। वैदिक काल में हम वेदों पुराणों की बात करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें भी विचार और यथार्थ की परिपाटी हमें देखने को मिलती है। उसी तरह से हम देखते हैं कि जिस जिस तरह से समय बीतता चला गया उसमें यथार्थ की जो महत्ता है, जो एक तरह से हम कहें आधार है, उसको निम्न रूप से प्रस्तुत किया। पहले हम देखते हैं कि जो कवि हुए, जो लेखक हुए, कहीं ना कहीं कल्पना से या मिथक या पौराणिक आधारों पर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए दिखाई देते थे। जैसे जैसे समय परिवर्तित हो गया, लोग यथार्थ से जुड़ते चले गए। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि गद्य का जो आरंभ हम कह लीजिए, उसमें हम उसके यथार्थ का रूप देखने को अधिक मिलता है। गद्य का जो आरंभ है, गद्य का जो उद्भव और विकास के संदर्भ में अनेक मान्यताएं प्रचलित है। गद्य का विकास अंग्रेजों के आने के बाद माना जाता है, क्योंकि व्यापार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जिसे अधिक से अधिक बोल सके, लोग समझ सके। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने उस वातावरण के अनुसार, उस समय के अनुसार भाषा का चयन किया, इसलिए उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति हिंदी के द्वारा चुनी और उसके द्वारा अभिव्यक्त की गई। हिंदी को सीखने के लिए अध्ययन और अध्यापन की विधिवत प्रयास किया जाने लगा, यानी कि एक तरह से व्यवस्था उस रूप में वहां पर तैयार की गई कि किस तरह से
इसके आधार को अभिव्यक्त करना है, इसकी व्यवस्थित रूप को वहां पर अभिव्यक्त करना है। क्योंकि हम किसी भी भाषा को जब सीखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां के जो वातावरण है या समय के अनुसार उस भाषा में किस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं या कितने लोग, अधिकांश लोग उससे जुड़े हुए हैं, तब हम जाकर उस भाषा का प्रादुर्भाव करते हुए नजर आते हैं। साहित्य में पद्य की शुरुआत हम देखते हैं कि गद्य और पद्य की शुरुआत हम ये मान सकते हैं कि निम्न रूप से हुई, क्योंकि हम देखते हैं जिस तरह से प्रबंध काव्य, दोहे, या भक्ति काल में हमने देखा कि दोहे, रहीम के दोहे हैं, कबीर के दोहे हैं, आप भूषण के दोहे देख सकते हैं, बिहारी के दोहे देख सकते हैं। तो वे कहीं ना कहीं पद्य से हमारा तात्पर्य कविता के रूप में वहां पर उसका आरंभ माना जा सकता है। गद्य का आरंभ ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी और खड़ी बोली के आधार पर किया जाता है। अगर हमने इतिहास पढ़ा है तो उसमें हमने देखा है कि किस तरह से जो आदिकाल है या भक्ति काल है या रीति काल है, उसमें किस तरह की भाषा का उस समय में प्रादुर्भाव हुआ। हम देखते हैं कि आदिकाल में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रादुर्भाव के साथ साथ ब्रज भाषा, अवधी, राजस्थानी और खड़ी बोली का भी हम समय समय पर चित्रण इन साहित्यकारों की रचनाओं में देखने को मिलता है। पर सर्वप्रथम रूप से हम कहेंगे उस समय की जो प्रचलित भाषा थी वे कहीं ना कहीं ब्रज भाषा या अवधी के रूप में लोग अपनी अभिव्यक्ति करते हुए नजर आते थे। इसका सर्वप्रथम हम उदाहरण देख सकते हैं, महाभारत देख सकते हैं, रामचरितमानस देख सकते हैं, जिसमें इस तरह की अभिव्यक्ति उन साहित्यकारों ने प्रस्तुत की। 1343 में, हाँ 1343 में गद्य की भाषा में जो शुरुआत हुई वह अव्यवस्थित और अपरिमार्जित। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है बेटा कि उस समय में ये देखा जा रहा था या कहीं ना कहीं महसूस किया जा रहा था कि उस समय की जो भाषा थी वो कहीं ना कहीं शुद्ध शब्दावली में अभिव्यक्त होती हुई नहीं दिखाई देती थी, ना ही उसका कोई व्याकरण के आधार पर नियमों के या सिद्धांतों के अनुसार उसका चलन वहां पर हो रहा था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि भारत में खड़ी बोली की परंपरा बहुत ही पुरानी है। अंग्रेजों के आने से पहले भी यहाँ ब्रज भाषा और राजस्थानी खड़ी बोली आदि के रूप में गद्य का जो रूप स्वरूप था वह दिखाई देता था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गद्य के विकास में अंग्रेजों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसी के आधार पर हम देखते हैं कि जो गद्य का जो अपरिमार्जित रूप या अव्यवस्थित रूप था उसमें कहीं ना कहीं अनेक साहित्यकारों ने अपनी अपनी रचनाओं के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति की। सर्वप्रथम हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य का जो उद्भव है वह 1343 के आसपास माना। उस समय गद्य की भाषा पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में नहीं मानी जाती थी। व्यवस्थित रूप में गद्य का विकास 17वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, जिसमें गोसाई गोकुलनाथ द्वारा ब्रज भाषा में रचित 84 वैष्णव की वार्ता या हम दूसरी जो रचना है 252 वैष्णव की वार्ता को इसमें देख सकते हैं। इसके बाद नाभादास ने ब्रज भाषा में अनेक प्रकार से अपनी वहां पर उपयोगिता, अपनी भूमिका वहां पर दिखाई अपनी रचनाओं के माध्यम से। खड़ी बोली में हम देखते हैं कि अमीर खुसरो ने भी सर्वप्रथम रूप से अपनी रचनाओं में हिंदी शब्द का प्रयोग किया। क्यों ये माना जाता है कि सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग कहीं ना कहीं अमीर खुसरो की पहेलियों में, रचनाओं में दिखाई देता था। खड़ी बोली का सबसे व्यवस्थित रूप सन 1741 में रचित राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक भाषा योग विशिष्ट में देखा जा सकता है। अंग्रेजी राज में खड़ी बोली हिंदी साहित्य की प्रमुख भाषा बन गई, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि किस तरह से जो भाषा का जो रूप स्वरूप है और भाषा की जो व्यवस्था है और भाषा की जो अभिव्यक्ति का जो रूप है वह कहीं ना कहीं इन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। 1800 ईस्वी के बाद खड़ी बोली गद्य का विकास तीव्र गति से संपन्न होने लगा, यानी कि विकास होने लगा। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा विद्वानों में सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खा, लल्लू लाल और सदल मिश्र ने अहम भूमिका निभाई। इन सब लोगों का नाम स्वप्रथम रूप से लिया जाता है क्योंकि इन्होंने भाषा के संदर्भ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बहुत सारे सतत प्रयास करने के बाद हिंदी को एक व्यवस्थित रूप, एक व्यवस्थित आधार वहां पर प्राप्त हुआ।
इसके सतत प्रयासों के बाद अंग्रेज अधिकारियों को हिंदी पढ़ाने के लिए भाषा शिक्षकों की आवश्यकता और नियुक्ति का जो प्रावधान है वह शुरू होने लगा। हम देखते हैं कि प्रथम कहानी को लेकर भी अनेक प्रकार के जो भ्रम है वह देखने को मिलते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इंदुमती, या फिर हम दुलाई वाली महिला की कहानियों को देख सकते हैं, या चंद्रधर गुलेरी शर्मा की उसने कहा था की कहानी को हम देख सकते हैं। पर इसमें सर्वप्रथम अवधि के अनुसार यानी कि समय अनुसार जिस रचना को प्रथम कहानी का गौरव प्राप्त हुआ वह है रानी केतकी की कहानी, जो इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित है। भारतेंदु के समय में गद्य का विकास बहुत ही तेज गति से हुआ, यानी कि तीव्र गति से हुआ। इसमें हमने सर्वप्रथम रूप में जहां पर हम कहानी और उपन्यास के आसपास ही अपनी आधार को स्पष्ट कर रहे थे, उसमें भारतेंदु ने उस समय में अनेक प्रकार की गद्य की विधाओं का जो नया रूप स्वरूप है वह प्रतिपादित किया गया। और जब इसका पूरा इतिहास पढ़ेंगे तब आप बच्चों जानेंगे कि किस तरह से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भारतेंदु या उनके जो निकटतम या नजदीकी जो लेखक थे उन्होंने अहम भूमिका निभाई। गद्य के साथ साथ अनेक प्रकार के इसमें परिवर्तन भी हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरह से भारतेंदु के समय के अनुसार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो गद्य का विकास है बहुत ही तीव्र गति से हुआ। उसपे हम देखते हैं कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, इसमें अनगिनत परिवर्तन देखने को मिले। गद्य के विकास क्रम को विभिन्न आधारों पर भारतेंदु ने प्रस्तुत किया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी के रूप में उन्होंने सर्वप्रथम रूप से उसमें अहम भूमिका निभाई। ये ऐसा माना भी जाता है कि भारतेंदु को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सामान्य जनता के मनोभावों के अनुकूल अपने भाव स्पष्ट वहां पर किए हैं। भारतेंदु युग के अनुसार नाटक का जो विस्तार है वो बहुत ही तीव्र गति से हुआ। उसके बाद द्विवेदी युग में हम देखते हैं कि निबंध है, कहानी है, उपन्यास है और समालोचना आदि का भी गद्य के रूप में विकास क्रम बढ़ता चला गया। इसमें हम देखते हैं कि अनगिनत निबंधकारों ने जो सामान्य निबंध है उसमें अपने भावनाओं को व्यक्त किया। जब आप पूरे गद्य के इतिहास को पढ़ेंगे तब देखते हैं कि किस तरह से इन कवियों ने, इन साहित्यकारों ने उसमें अहम भूमिका निभाई, क्योंकि साहित्य बहुत ज्यादा वृहद और विशाल है, उसके बारे में सारी चर्चा अभी संभव नहीं है। तो इस युग में हम देखते हैं कि गद्य के विकास में किन किन साहित्यकारों ने अपनी अहम भूमिका निभाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपन्यास में के आधार पर या कहानी के आधार पर या नाटक के आधार पर उसे 4 आधारों पर व्यक्त किया गया, जैसे वर्णनात्मक है, विचारात्मक है, कथात्मक है और भावात्मक के अनुसार उसकी अभिव्यक्ति इन गद्य की विधाओं में प्रस्तुत की।